हेलो एवरीवन। तो आज वापस से शुरू करते हैं। कल ये मैंने प्लान बनाया था अपना, उसी को फॉलो कर रहा हूँ। तो दो तीन चीज़ें मुझे लगी थी कि यार, एक तो पहले अकेले प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो कोई फ्रेंड नहीं है या कोई एक ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ डिस्कशन किया जाए, एक प्रोडक्टिव डिस्कशन। जो कि यूजुअली हर टॉपर या हर टीचर बोलता है कि आपके पास एक अच्छा दोस्त होना चाहिए या ऐसा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जिसमें आप डिस्कस कर सको। तो अल्टीमेटली सीधी बात है कि अपने पास कोई है नहीं जिससे डिस्कस कर सके। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली थी कि अगर डिस्कशन करने वाला नहीं हो तो यार किसी को समझा दो, बट इतना किसी के पास जीवन में टाइम है नहीं कि किसी को समझा दें। तो मैंने इसका एक सीधा सीधा सॉल्यूशन यही निकाला है कि दिन भर में जो भी पढ़ूंगा वो मैं खुद को पढ़ा दूंगा। खुद को पढ़ा दूंगा वीडियो रिकॉर्ड करने के फॉर्म में। तो बाद में जो मेरी बेकार आदत है रिवीजन नहीं करने की, जिस चक्कर में बहुत लगे हुए हैं जीवन में, है ना, तो वो करने का यही मतलब मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि इस वीडियो के थ्रू खुद को ही पढ़ा दूँ। खुद को पढ़ा के ये समझ, अभी मैं रिवीजन करूँगा तो मेरे को समझ में जाएगा कौन सा पॉइंट मेरे को आता है कौन सा नहीं आता, उस पर मैं ध्यान दे लूँगा। और अगर तुमको लगता है कि भाई अभी एडिटिंग करने का भाई बिल्कुल टाइम नहीं है, 135 दिन बचे हैं आज से एग्जैक्टली मेरे प्लान के हिसाब से, तो और तुमको लगता है कि भाई तुम्हारे पास भी कोई दोस्त नहीं है तो शायद तुम इससे सुन लो। एक नंबर मुझे समझा समझा के शायद मुझे कुछ ऐसा पॉइंट पता चल जाए, तुमको सुनते सुनते कुछ पॉइंट पता चल जाए। भाई 2-3 घंटा तो रीली में निकाल देता था मैं, उससे अच्छा मैं 1-2 घंटा रिकॉर्ड कर लूँगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स सी ये कैसा जाता है। अगर ये सही गया तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। बट हाँ भाई, एडिटिंग एक्सपेक्ट मत करना क्योंकि ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ और शायद पता नहीं यार, देखते हैं अब कितने दिन चलता है। तो आज मैंने पढ़ा था आरसीसी में फ्लैट स्लैब। सीधी सीधी बात शुरू करते हैं फ्लैट स्लैब से। अब फ्लैट स्लैब हुआ है, उसके बाद यील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था टॉपिक, फिर डिज़ाइन ऑफ स्टेयर केस का हल्का फुल्का आइडिया है, उसके बाद डिज़ाइन ऑफ कॉलम किया था, उसके बाद उसके कुछ कुछ प्रोविज़न है वो सब बेसिक्स जो उसके होते हैं। उसके बाद था और भी कुछ कुछ है, वो उसकी स्पेसिंग और वो सब सब कुछ। और ज़्यादा पढ़ लिया भाई आज, 7-8 घंटे लगातार, मतलब लगातार तो नहीं, बीच में लंच किया था बट टाइम लगा देता। कोई नाटक नौटंकी नहीं, उठे थे तो उतनी देर बंद किया था। तो फ्लैट स्लैब सीधे सीधे शुरू करते हैं। तो फ्लैट स्लैब का सीधा मतलब ये है कि यार स्लैब जिस पे डायरेक्ट बिना बीम के डायरेक्टली रख दी हो, वो कोई भी शेप की हो सकती है। ये वाला जो ब्लू पोर्शन है वो कॉलम है और बाजू का ये जो है वो ड्रॉप वगैरह है, ठीक है। तो अब ड्रॉप दिया क्यों? क्रिटिकल सेक्शन को बढ़ाने के लिए। अगर सिर्फ कॉलम होता तो क्रिटिकल सेक्शन D/2 फ्रॉम इट्स फेस आ रहा था, लेकिन अगर हमने ड्रॉप दे दिया तो ड्रॉप के फेस से D/2 डिस्टेंस पर क्रिटिकल सेक्शन है। क्रिटिकल सेक्शन बढ़ा तो उससे फ़ायदा क्या हुआ? पेरीमीटर बढ़ गया। पेरीमीटर बढ़ गया तो अब तुम समझ जाओ अगर समझ में आ रहा है तो, ठीक है। अब पंचिंग शेयर फेलियर की सीधी सीधी बात है। अब पंचिंग शेयर फेलियर क्या हो रहा है? पंचिंग शेयर फेलियर मतलब कार्डबोर्ड पे मुक्का मार दिया तो छेद हो जाएगा। वो छेद क्या हुआ? वही पंचिंग शेयर है। वैसे ही मेरा मुक्का कॉलम बन गया और कार्डबोर्ड स्लैब है, तो वही पंचिंग शेयर फेलियर है। अब क्रिटिकल सेक्शन जो यहाँ पे बात करी थी उसकी कुछ सीधी सीधी बात यही है कि वो ड्रॉप हो, कॉलम हो या कैपिटल हो, उससे D/2 डिस्टेंस पे होता है, सीधी बात। इसलिए ये क्या, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज में वही है कि बीम नहीं है। मान लो अपनी ये क्या बोलते हैं, ऐसी बीम, ये अपना स्लैब है, ये बीम है, अगर इसको हटा दिया तो मतलब एक तो पहले हाइट बढ़ जाएगी, लाइट जो जाती थी वो क्लियर हाइट हो गई, लाइट रूम में ज़्यादा आ जाएगी। ये इतना ताम झाम नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा फॉर्म वर्क लगा देंगे तो सस्ते में काम हो जाएगा। और क्या है, क्लियर हाइट, ये भी बात हो गई। उसके बाद इसके डीमेरिट्स क्या थे कि हाँ, अर्थक्वेक के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेफ़ नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि बीम और कॉलम वाला जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है वो वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रहता है। अब इसका क्या रीज़न है वो अर्थक्वेक इंजीनियरिंग जब आएगी तो उसमें पढ़ा जाएगा। उसके बाद एक टॉपिक जिससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, यील्ड लाइंस। तो यील्ड लाइंस क्या होता है? ये पहले तो वही इमेजिनरी लाइंस है और कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन है वो स्टील में अपन प्लास्टिक हिंजेस पढ़ते हैं ना, वैसी वाला। तो हो ये रहा है कि हाई मूवमेंट के चलते प्लास्टिक हिंजेस बनते हैं और उस चक्कर में ये यील्ड लाइंस बनती हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है, हाई मे बी ड्यू टू हाई मूवमेंट बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्लास्टिक हिंजेस। और देखो, ये अपनी स्लैब बन गई, मान लो ये एक एंड वन वे स्लैब हो गई है, ठीक है, और ये कंटिन्यूस है बीच में। तो यहाँ पे एक बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बन रहा है, तो उसका मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट इधर और दूसरा इधर पे, और यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट। तो ले दे के अगर ये बीम को ऐसे साइड व्यू से देखो तो कुछ ऐसी ही डिफ्लेक्ट करेगी। ये फेलियर बन रहा है, यहाँ पे फेलियर है, यहाँ पे फेलियर है,
क्यों? क्योंकि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इधर ही पड़ रहे हैं, ठीक है। और रेक्टेंगुलर स्लैब के अंदर अगर अपन देखेंगे तो रेक्टेंगुलर स्लैब के अंदर ऐसा कुछ बन रहा है। यहाँ पे ये जो बन रहा है ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की वजह से, और यहाँ पे जो क्रैक्स ग्रीन वाले जो है वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स की वजह से। वैसे ही स्क्वायर बीम ओ स्क्वायर स्लैब के बेसिस में ये वाला बनेगा। और इसी यील्ड लाइन वाले पूरे टॉपिक में सीधा सीधा यही पूछ रहा है, मतलब इसमें एक ये स्क्वायर स्लैब के टर्म्स में एक अल्टीमेट मूवमेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे था, ये पूछ सकता है W अल्टीमेट इंटू L इफेक्टिव का स्क्वायर बाय 24, ठीक है। और यील्ड लाइन के फेलियर से हो क्या रहा है, उसमें हो रहा है कि स्टील का एलोंगेशन हो जाता है या तो क्रैक्स हो रहे हैं। तो वो जो फेलियर हो रहा है वो फेलियर इन दो टर्म्स के बीच में हो रहा है। या तो समझ जाओ यार, मैं टीचर थोड़ा ना हूँ जो इतना समझा दूंगा, मैं खुद समझ रहा हूँ अभी, ठीक है। सर्कुलर स्लैब अगर होगी तो उसमें ये पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट की वजह से और ग्रीन वाले नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट की वजह से, वो मैंने कलर कोडिंग ऐसी कर दी, रेड वाला पॉजिटिव और ग्रीन वाला नेगेटिव, ठीक है। और हाँ यार, जहाँ पे भी ये सपोर्ट रहेगा वहीं पे तो नेगेटिव वाला आएगा, ठीक है। अगर ये 3 साइड से सपोर्टेड बीम है, ओ स्लैब है 3 साइड से सपोर्टेड, स्लैब वाले चैप्टर में एक्चुअली सारा पैनल वैनल बना के बताया कि किस टाइप की स्लैब होती है, लेकिन अभी तो यही है। तो उसमें ये ऐसा वाला पॉजिटिव की वजह से बन रहा है और ये वाला नेगेटिव की वजह से बन रहा है। 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यील्ड लाइन जो है ये 2 इंटरसेक्टिंग प्लेन्स के बीच में स्ट्रेट लाइन होती है। यील्ड लाइन जो है वो एक पॉइंट लोड के अंडर में ही होते हैं और रेडियली आउटवर्ड फैल रही होती है वो। यील्ड लाइन जो है वो बाउंड्री ऑफ द स्लैब या तो फिर दूसरी यील्ड लाइन के ऊपर ख़त्म होगी। और उसके बाद यील्ड लाइन जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन बताता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन बोले तो अब समझ जाओ यार, दिख ही रहा है यहाँ पे, अब इसमें क्या समझाना है। और यील्ड लाइन स्ट्रेट होती हैं, वैसे ये वाला पॉइंट और ये स्ट्रेट लाइन वाला पॉइंट एक जैसे ही लग रहा है। और यील्ड लाइंस एंड्स एट सपोर्टिंग एज ऑफ द स्लैब, तो ये एंड वाला भी ये पॉइंट यहीं पे आ रहा है ना कुछ, तो ये बाउंड्री पे एंड कर रहा है या तो अनदर यील्ड लाइन पे, और यील्ड लाइन एंड्स एट द सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट पे एंड कर रहा है, ठीक है। चलो जो भी है ऑब्जेक्टिव ही आएगा, लिखने को आ गया तो मीन्स में देखी जाएगी बात में। ये इतना ही था भाई इसमें। फिर डिज़ाइन ऑफ स्टेयर केस में वही है कि स्ट्रेट है, ग्राउंड फ्लोर से सीधे फर्स्ट फ्लोर पे जोड़ दिया, खटाक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डॉग लेग्ड है, डॉग लेग्ड में 2 केसेस हैं। 2 केसेस क्यों है? 2 केसेस सीधे सीधे बस इफ़ेक्टिव लेंथ निकालने के लिए हैं। केस नंबर 1 कि भैया अगर इस साइड से सपोर्टेड है सिर्फ, तो ये वाला डिस्टेंस गोइंग का डिस्टेंस और ये दूसरी लैंडिंग का डिस्टेंस सीधे जोड़ दो, यही तुम्हारा इफेक्टिव लेंथ हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे सपोर्ट की जगह यहाँ पे सपोर्ट है तो केस 2 बन जाएगा। साला ये मेरे को पता ही नहीं था ऐसा भी कुछ होता होगा, ठीक है। तो ये इधर पे अगर सपोर्ट आ गया तो इसका x/2 ये वाले का आधा और ये पूरा पूरा ऐड होगा, ये एल इफेक्टिव हो गया। अब ये एल इफेक्टिव का तामझाम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टेयरकेस की लगभग पूरी डिज़ाइन स्लैब की डिज़ाइन जैसी होती है और तुमको मूवमेंट कैलकुलेट करने के लिए एल इफेक्टिव की ज़रूरत पड़ेगी, WU एल इफेक्टिव स्क्वायर बाय 8 करके, ठीक है। इसलिए तो यहाँ से मिला। अब इस वाले में प्रोविज़न है कि ये वाला डिस्टेंस अगर x/2 या y/2 जो है, अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो फिर इसकी वैल्यू 1 ले लेनी है। जैसे कि x/2 1 से छोटा, y/2 भी 1 से छोटा, तो सीधा सीधा ऐसा ऐड कर दो। x/2 अगर 1 से बड़ा हो गया और ये y/2 1 से छोटा है तो g प्लस अगर ये 1 से बड़ा हो गया तो उसको सीधा 1 ले लो, 1। और वैसे ही दोनों 1। अब इतना समझदार हो यार, क्या है थोड़ा ना समझ में आ गया वो, मतलब वो पॉइंट जहाँ तक मेरे को दिक्कत नहीं हो रही, मतलब वहाँ तक दिक्कत मेरे को तो नहीं हो रही है। जहाँ होगी उसको मैं मार्क कर लेगा, ठीक है। अब हो गया अपना कहाँ पे ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। वही है यार, ये राइज होता है, ये ट्रेड होता है, ये एक स्टेप होती है, ये वेस्ट स्लैब होती है, ठीक है। राइज़र जो है, इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि राइज़र की जो हाइट है ये 150 से 200 mm के बीच में होती है। ट्रेड जो है वो 250 से 300 mm के बीच में होती है। बस ये ध्यान रखने वाली बात है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 तक आएगा। 2R + T करेंगे तो 600 mm के अप्रॉक्स आएगा। इससे अपन डेटा थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं। स्टेप्स वो स्ट्रेट वाली और डॉगलेग के अलावा भाई कैंटिलीवर वाली होती है, ये नेट पे देख लेना। फोल्डेड वाली होती है, ये भी नेट पे देख लेना। एक बीम लगी है, उसके दोनों तरफ लगा दी तुमने, ये भी देख लेना। या मीरों के घर पे होती है, अपने यहाँ सिंपल, मेरे घर पे ऐसी वाली है भाई, सिंपल वाली, ठीक है। फिर क्वार्टर टर्न ओपन वेल बीच में कुएँ जैसा दिख रहा है,
और ये बाइफरगेटेड, ये दिख रहा है, मतलब मेरा दोस्त है इंदौर का इसलिए दिख रहा है बोल दिया मैंने, पता नहीं मतलब नो स्टीरियोटाइप। ठीक है। और अब यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन से समझने वाली बात है। मान लो ये अपने पास सवाल आया, ये अपने को सीधा एक्स दिया है, ये गोइंग दी है, वाई दिया, मतलब यहाँ से एल इफेक्टिव तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है, तीनों को ऐड करने का है। यहाँ पे मेन काम ये है कि ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है ना, यहाँ पे वेट अलग होगा, यहाँ पे वेट अलग अलग होगा। ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चंस में सॉल्व करके देखा जाता है कि पूरे यहाँ पे जो यूनिट वेट आ रहा है ना, उतना ही सब में मान लो, अलग अलग करके देखोगे फिर भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कैलकुलेशन एल इफेक्टिव की कर दी थी। एल इफेक्टिव के बाद लोड का कैलकुलेशन किया। तो भाई लोड में क्या आ रहा है, सबसे पहले तो यार इसका वज़न आएगा, फिर एक स्टेयर केस का वज़न आएगा, फिर उसके ऊपर लगी हुई क्या नाम है ये जो भी बोलते हैं इसको यार, क्या, फ्लोरिंग का वज़न आएगा, और ये लाइव लोड का वज़न आएगा। तो लाइव लोड अपन, और इसमें करते क्या है, 1 मीटर बाय 1 मीटर को अपन ले लेते हैं सेक्शन, 1 मीटर बाय 1 मीटर का यहाँ से सेक्शन ले लेते हैं। तो ये 1 मीटर बाय 1 मीटर का जैसे अपन ने सेक्शन लिया, तो अब अपने को समझना चाहिए कि यार ये 150 से 200 के बीच नहीं, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, याद करने दो, 250 से 300 के बीच में होती है। तो अपन 300 मान के चलो, तो एक स्टेप आ जाएगी, दूसरी स्टेप आ जाएगी, तीसरी स्टेप, 900 हो गया। 1 मीटर लेना है ना, तो अपने को थोड़ी सी बची हुई 100 मीटर घर आएगी, इसलिए अपन ने 1 2 3 3 स्टेप और थोड़ी सी एक लास्ट स्टेप, मतलब थोड़ा बनाने में अच्छा लगता है ना। ठीक है। दूसरी बात, डेड लोड का जब कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी डेप्थ चाहिए होगी, और ये इंक्लाइन लेंथ चाहिए, 1 मीटर नहीं लेने का है, तो ये इंक्लाइन लेंथ निकलेगी सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है। अब लाइव लोड अपने को सवाल में दिया था, फट से निकाल दिया। फ्लोरिंग वही हो जाएगी कि यहाँ पे तो मतलब बेसिकली पूरा टॉप व्यू से देखेंगे तो पूरा इतने पे ही जो फ्लोरिंग की थिकनेस दी हुई है, इंटू 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय उसका यूनिट वेट अपन ने 24 मान के चला तो कर दिया। अब इतने ही एरिए में इसका वजन, स्टेप्स का वजन, तो नंबर ऑफ़ स्टेप्स कितने लिखेंगी, 1 मीटर बाय थ्रेड। ठीक है। जो भी थ्रेड जो भी बोलते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ़ स्टेप्स में यहाँ से नंबर ऑफ़ स्टेप्स इससे निकल जाएंगी, सीधा यूनिटरी मेथड है। ठीक है। स्टेप्स कितनी हो गई, जितनी स्टेप्स आई इंटू ट्रायंगल का एरिया इंटू यूनिट वेट कंक्रीट का, ये कर दिया। तो यहाँ से ये भी आ गया। अब रही बात डेड लोड की, ये वेस्ट वाली, तो अपने को इसकी डेप्थ निकालनी पड़ेगी। इसका डेप्थ का अपन स्लैब वाले केस में डिफ्लेक्शन वाले क्राइटेरिया से निकालते थे। तो इफेक्टिव स्पैन बाय ए, ये तो सारी वैल्यूज़ अपने को याद होनी चाहिए, और एम एफ टी ये अपन ग्राफ से निकालते हैं। ठीक है। तो इसकी वैल्यू अपन 1.5 मान के भी चल देंगे तो भी लगभग इसी में सेफ आती है। खैर, यहाँ पे पॉइंट सर ने ऑरेंज में वो सारी बातें जो सर ने बोली होंगी या मेरे को लगा होगा तो मैंने लिख दिया कि डिफ्लेक्शन चेक नहीं करना पड़ता है स्टेयर्स में, क्योंकि वो ऑलरेडी फोल्डेड स्ट्रक्चर है। लेकिन फिर भी अपन वहाँ से डी का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से मान लो 197 है, अपन ने 200 मान लिया, 30 का अपन ने कवर दिया। ये भी एक बढ़िया सवाल है कि 30 ही क्यों दिया। ये भी एक अच्छा सवाल है कि ए का वैल्यू कैसे अपन ने 20 लिया, और एम एफ टी होता क्या है। ये चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो एक बार आप रिवाइज़ कर लेना। मेरे को पता है तो मैं ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाऊंगा। ओवरऑल डेप्थ 230 आ गई है। ठीक है। ओवरऑल डेप्थ निकलने के बाद वो वाली डेप्थ इंटू इंक्लाइन लेंथ इंटू 1 मीटर बाय यूनिट वेट करके ये निकल दिया, टोटल लोड अपन ने निकाल दिया। ठीक है। W2, वो जो ये वाला सेक्शन था ना, ये वाला सेक्शन, इसका W2, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि वो भी निकल के 11 पॉइंट कुछ आया है, और अपना ये 14 था तो लगभग सेम है। तो अपन ने पूरी ही उस पर 14 मान लिया है कैलकुलेशन ईजी करने के लिए, नहीं तो बहुत नाटक हो जाता है। ठीक है। थोड़ा एक्स्ट्रा ही बन जाएगा तो सेफ रहेगा। जैसे ही अपने पास W आया, अपन ने इसको फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, अल्टीमेट निकाल दिया, उसके बाद अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट निकाला, फिर यहाँ से इफेक्टिव डेप्थ चेक किया। इफेक्टिव डेप्थ जो आ रहा है वो ओके है, नहीं तो फिर रीडिज़ाइन करना पड़ता। एरिया ऑफ स्टील का एक बहुत बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला है, रट्टा होना चाहिए एकदम, इसलिए लिखा भी नहीं फार्मूला, डायरेक्ट वैल्यू डाल के फट से आंसर निकला। जैसे ही एरिया ऑफ स्टील अपने को मिल गया, यहाँ से बेसिक कैलकुलेशन करके, हाँ, तो मैंने 12 mm का नहीं, मैंने क्या, अब सारी पढ़ा रहे थे तो ठीक है, 12 mm का जब लिया तो 12 mm का करते करते तो यहाँ पे 76 mm आया। ठीक है। लेकिन ऐसा कहा जाता है, बीम जब डिज़ाइन कर रहे थे, कि कम से कम स्पेसिंग 100 mm तक रहे तो चलता है, क्योंकि फिर वो स्पेसिंग बढ़िया होनी चाहिए, वो क्या एग्रीगेट वेग्रीगेट चले जाए जो भी है।
ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 100 तक होनी चाहिए बढ़िया। तो मैंने क्या, जिसमें भी ठीक है 12 mm 16 mm करके निकाला, 135 mm बढ़िया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन ने 16 mm दे दिया, 130 mm सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस पे, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन बार सीधा फॉर्मूला है भाई मिनिमम स्टील का। ये अब ये बीम वो स्लैब डिज़ाइन करते टाइम पता होगा, तो ये ठीक है। डायरेक्ट अपन ने लगाया, फट से इसकी स्पेसिंग 8 mm की डाल के निकाल दी। शेयर के लिए जब अपन ने चेक किया और डेवलपमेंट लेंथ के लिए जब चेक किया, ये भी सीधे सीधे चेक है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, तो मैं इसमें जाऊँगा भी नहीं, ठीक है। तो ये हो गया, क्योंकि स्लैब के डिज़ाइन में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। खैर मैंने वो सब की वीडियो नहीं डाली है, तो जब मन करेगा तो डाल दूँगा, ठीक है। अब आया डिज़ाइन ऑफ कॉलम। डिज़ाइन ऑफ कॉलम में सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या था? सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये था कि भैया मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस के बारे में समझने का है कि मेजर एक्सेस कौन सी होती है, माइनर एक्सेस कौन सी होती है, वो अपने को। और ये आई एक्सेस आई वाई, ये बहुत बेसिक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये कॉलम ऐसा तो रहेगा नहीं कि सीधा अकेला खड़ा है, तो इधर बीम है इधर बीम है, इसको बीम नंबर 1 बोल दिया, इसको बीम नंबर 2 बोल दिया। अब ये बीम 1 2 क्यों दिमाग लगाना है? तो ये सिर्फ इसलिए दिमाग लगाना है क्योंकि हमको हाइट का और बाकी सारी कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आई इसमें अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ कॉलम। तो जब एल एक्स नॉट निकाल रहे हैं, तो मतलब इस ये जो एक्स एक्सिस है ना, ये अपनी मेजर एक्सिस हो चुकी है। तो मेजर एक्सिस के परपेंडिकुलर जो बीम है, टोटल कॉलम की हाइट में से इस वाली बीम की हाइट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जिसका निकाल रहे हैं एक्स, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो बीम है उसकी डेप्थ से। उल्टा होता है इसमें। वैसे ही एल वाई नॉट, तो एल वाई नॉट ये आए तो वाई के परपेंडिकुलर में जो बीम है उसकी डेप्थ माइनस करेंगे, वाई के परपेंडिकुलर में जो डेप्थ है उस बीम है उसके डेप्थ से माइनस करेंगे। जब ये एल एक्स नॉट एल वाई नॉट आ गया, ठीक है। अब ऐसा किया क्यों? क्योंकि पेंडिंग जो हो रही है एक्स एक्स के अबाउट, उसको रोकेगा तो वाई वाई वाला वाई डायरेक्शन वाली बीम ना, इसलिए उसको ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये हो गया, और फिर हाँ ये लिखा हुआ है। उसके बाद फिर इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं। तो ये एल एक्स नॉट एल वाई नॉट निकलने के बाद इसमें वो फैक्टर मल्टीप्लाई करके इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं। पूरी कहानी भाई इफेक्टिव लेंथ की है, सीधी सीधी बात। इतनी नाटक नोटंकी इसीलिए कर रहे हैं। एच आई पी आर ए आर मतलब क्या बोलते हैं, हेल्ड इन पोजीशन और रिस्ट्रेंट अगेंस्ट रोटेशन, ठीक है। तो दोनों साइड ऐसा कर दिया। तो थ्योरेटिकल वैल्यू है, एक रिकमेंडेड वैल्यू है, तो 0.65 0.8 1 1.2 1.50 रिकमेंडेड, और ये अब पता ही है सबको, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट आता है सिलेंडरनेस रेशियो का। सिलेंडरनेस रेशियो का क्या था? ये सब क्या आ रहा है, ये तो दिमाग से निकल गया, क्या पढ़ा दिया सर ने। लेटरल, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ, अच्छा ये एग्जांपल ही है जिससे अपन ने सॉल्व किया है, शायद मेरे को लगता है यहीं पे सर ने एग्जांपल दे दिया था, फट 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 ऐसे करके, तो उससे एक बेसिक कैलकुलेशन करा दी थी कैसे आ रहा है। और सिलेंडरनेस रेशियो एक्स एक्स डायरेक्शन में, तो इफेक्टिव लेंथ अपॉन लेटरल डायमेंशन एक्स टी बाई डी, और यहाँ पे भी वही किया है, वाई बाई लेटरल डायमेंशन। हाँ ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ अपॉन लेटरल डायमेंशन। ये देख रहे हो, हाथों के सामने से निकल गया, ठीक है। तो ये कर दिया। वही इफेक्टिव लेंथ अपॉन लेटरल डायमेंशन। तो ये जो अपन ने एक्स नॉट और ये सारा इतना सारा नाटक नौटंकी करी है, वो सिर्फ इफेक्टिव लेंथ के बाद सिलेंडरनेस रेशियो निकालने के लिए। जब सिलेंडरनेस रेशियो तुमसे निकल जाए तो फिर उसके बाद उसके बेसिस पे, ये सारा प्रोसेस करने के बाद ये हमको रियलाइजेशन होगा कि सिलेंडरनेस रेशियो निकाला इसलिए कि उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि शॉर्ट कॉलम है कि लॉन्ग कॉलम है, कि कॉलम है भी कि नहीं है। अगर सिलेंडरनेस रेशियो 3 से कम आ गया तो कॉलम नहीं है भैया, पेडेस्ट्रियल बोलते हैं इसको। और इसमें तुम मिनिमम स्टील प्रोवाइड करके छोड़ दो, जो कि 0.15% ऑफ बी डी है। बी डी तुमको पता है, नहीं पता तो फिर तो डूब जाओ भाई। नहीं सॉरी भाई, ऐसे नहीं बोलते, मेरे को भी बहुत कुछ नहीं पता, ठीक है। 3.0 और इससे 3 से 12 के बीच में अगर होता है तो उसे शॉर्ट कॉलम बोलेंगे, और इसके बाद होता है तो अपन मोर देन दैट बोलेंगे, 12 से ज़्यादा तो लॉन्ग कॉलम हो गया, ठीक है। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्राइटेरिया भी, खैर ये पूरा चैप्टर ख़त्म नहीं हो रहा। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि इफ़ेक्टिव लेंथ अपना ग्रेटर देन 12 अगर ये हो गया, एक्स सी बाई डी
हाँ, अब ये जो 12 होना चाहिए ग्रेटर देन 12, ये दोनों होने चाहिए। एल एक्स ई बाई डी भी 12 से बड़ा होना चाहिए और एल वाई ई बाई बी भी, मतलब ये वाला डिवाइडेड बाई लेटरल डायमेंशन और ये वाला डिवाइड बाई लेटरल डायमेंशन दोनों ही 12 से बड़े होने चाहिए। जब जाके उसे लॉन्ग कॉलम कहेंगे, वैसे ही दोनों वैल्यूज़ के बीच में लाई करनी चाहिए जब भी शॉर्ट कॉलम कहेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये मेरे को सच में नहीं आइडिया था, मेरे को बस पता था कुछ होता है, बट मेरे को नहीं पता था। ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम में अब मिनिमम स्टील, जैसे यहाँ पे अपन ने देके छोड़ दिया, वैसे शॉर्ट और लॉन्ग कॉलम दोनों में इसका मिनिमम स्टील 0.15% ऑफ बी डी दे दिया। दोनों में मिनिमम स्टील कितना देना है, दोनों में मिनिमम स्टील या तो तुम दे दो, ओ या तो क्या यही है 0.8% ऑफ पी डी, या तो फिर मैक्सिमम वाला है अपने पास, अगर लेफ्ट बार है तो वहाँ पे 4% ऑफ बी डी देते हैं, अगर नॉट लेफ्ट बार है तो 6% ऑफ बी डी। अब मुझे यही डाउट आया था कि भैया लेफ्ट बार होगी तो वहाँ पे कम क्यों दे रहे हैं, और जहाँ पे लेफ्ट नहीं है वहाँ ज़्यादा क्यों दे रहे हैं। तो वहाँ पे उस डाउट का आंसर ये मिला कि भैया जहाँ पे लेफ्ट होगी वहाँ पे तो ऑलरेडी नंबर ऑफ स्टील ज़्यादा ही है, मतलब एरिया ऑफ स्टील तो वहाँ ज़्यादा ही होगा, तो तुम वहाँ पे मिनिमम स्टील 4% ही दे के छोड़ दो। और जहाँ पे लेफ्ट नहीं है मतलब वहाँ कम स्टील है, तो वो ऑटोमेटिकली 6% हो ही जाना है, मतलब बात वही है। ठीक है, तो वो ऑरेंज में वही सब लिखा है। और इंडियन स्टैंडर्ड कोड के हिसाब से, ठीक है, इसमें कुछ कुछ प्रोविज़न है। मिनिमम एसेंट्रिसिटी की बात करी है, तो मिनिमम एसेंट्रिसिटी, हाँ, इस कोड इस प्रोविज़न का मतलब क्या है इतना नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब कि कोई भी कॉलम अगर तुम डिज़ाइन करोगे तो तुमको ये बात जान के रखनी है कि कम से कम तुमको एक मिनिमम एसेंट्रिसिटी के लिए तो डिज़ाइन करना ही पड़ेगा, मान के चलो, भले ही नहीं हो फिर भी तुम मानोगे कि है। उसका ये फॉर्मूला है, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा यहाँ पे जो एल नॉट लिखा है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में मिनिमम एसेंट्रिसिटी क्या होगी, एल एक्स नॉट। देखो अब वो सड़ी सी चीज़ जो दिमाग से निकल गई, सबसे पहले नंबर पे सिखाई थी, वो अभी आ रही है। एल एक्स नॉट बाय 500 प्लस डी बाय 30। अब यहाँ क्या लिखा था, एल नॉट बाय 500 प्लस लेटरल डायमेंशन बाय 30 या 20 mm। ठीक है, तो एल एक्स नॉट बाय 50, हमेशा याद रखो कि इसके साथ में लेटरल डायमेंशन आ रहा है, तो एक्स वही है ना, एक्स मतलब मेजर एक्सेस, तो मेजर एक्सेस का अपोजिट में डी है, तो समझ जाओ एल एक्स नॉट बाय 500 प्लस डी बाय 30 या 20 mm। ठीक है, और जब ये एसेंट्रिसिटी मिल गई तो मतलब कि तुम यहाँ से मूवमेंट निकाल सकते हो, पी यू इंटू ई मिनिमम करके, मतलब ये तुम्हें मूवमेंट मिल गया। और यहाँ पे जो तुम्हारा पी अल्टीमेट होगा जो तुम्हें दिया होगा उसमें ये सब करके यार समझ जाओ यार। और अबाउट वाई वाई में वही हो गया, लीस्ट लेटरल ई वाई वाई ई मिनिमम वाई वाई वाले में ये वाला फार्मूला लग गया, वही सेम समझ जाओ यार। ठीक है, मिनिमम मूवमेंट फिर यहीं से मूवमेंट मिलेगा। अब बोला क्या गया है, कॉलम मस्ट बी डिज़ाइन फॉर एक्सियल लोड अल्टीमेट होना चाहिए, मूवमेंट जो है वो इससे कम नहीं होना चाहिए, ये वाले मूवमेंट से कम नहीं होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ वाई वाई भी इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई। अब कैलकुलेट, यहाँ पे सर ने वही जो भी थ्योरी पढ़ी है अपन ने उसको यहाँ पे सॉल्व करके देख लिया कि अप्लाई कर, मतलब एग्ज़ाम में भाई क्वेश्चन ही आएगा ना यार, थ्योरी थोड़ी ना आएगी। थ्योरी आएगी तो वो मेंस वाले में आएगी, बट अभी तो अप्लाई ही करना है एट द एंड ऑफ द डे, तो इससे क्वेश्चन से ज़्यादा सही समझ में आता है। तो फिर यहाँ से अपन ने ई मिनिमम वही पुराने उससे जो भी निकाली थी वैल्यूज़ वो यहाँ रख दी, ये आया, यहाँ से अल्टीमेट मूवमेंट आया, मिनिमम आ गया, तो ये एम यू मिनिमम जो है एक्स एक्स डायरेक्शन वो ये है, मिनिमम वाई वाई ये है। आर्या समझ में, आर्या है, जारिया है, ये थोड़ा भोपाल इंदौरी टाइप का कुछ तो है, पता नहीं। और यहाँ पे एम यू एक्स जो है, ये वाली जो दोनों वैल्यूज़ है अपन ने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। ठीक है, ये मतलब एक तरीके से बीम का डायमेंशन पता है ना, तो मतलब अपने को सब पता है, ये चीज़ें तो बेसिक पता चल जाएंगी। उसके बाद अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ चीज़ें जो आई हैं, ये सब मेरे लिए बहुत नया था, लेकिन फिर भी मिनिमम डायमीटर ऑफ मेन बार इन कॉलम, कॉलम में जो मिनिमम डायमीटर और 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन बार 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जब भी जाके मेरे को आज एक लॉजिक पता चला कि एक दो मतलब ऐसा बना सकते थे ना यार अपन, कॉलम ऐसा दे सकते थे, एक दे दिया, दो दे दिया, तीन दे दिया, चार दे दिया, यहाँ पे ये देने की क्या ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये ज़्यादा हो जा रहा था, क्या बोलते हैं, ये 300 mm से ज़्यादा हो जा रहा था।
तो ये वाले प्रोविज़न को वॉयलेट ना करें, इसलिए यहाँ पे भी लगाए। खैर उसके और भी लॉजिकल रीज़न हो सकते हैं, बट मैंने अपने आप को समझाने के लिए ये मान लिया कि यार ये डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा था, तो इसलिए यहाँ पे भी लगा दिया। मिनिमम नंबर ऑफ़ बार्स क्या है, स्क्वायर वाले में 4 देने, सर्कुलर वाले में 6 देने। इसलिए जब भी अपन वो AST का वैल्यू आएगा अपने पास, फिर अपन उसको डायमीटर के बेसिस पे नंबर डिसाइड करेंगे, तो कोशिश करना है कि 4 4 के टर्म्स में रहे। अब ये डिज़ाइन ऑफ लेटरल टाइज, तो भाई डिज़ाइन है मतलब हमको कुछ देना है, हमको कुछ देना है मतलब लेटरल टाइज में हम क्या ही दे सकते हैं, तो हम दे सकते हैं इसका डायमीटर और उसका स्पेसिंग, बस यही है। अब ये लेटरल टाइज देते क्यों है, क्योंकि भाई कॉलम के ऊपर से लोड लगेगा, ऊपर से लोड लगेगा तो फैलने की कोशिश करेगा, तो हम इसको और रीइंफोर्समेंट और बाकी सबको ऐसे बल्क ना करने दें, इसलिए हमने उसको बांध दिया सीधी 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 बात। तो ये बकलिंग ऑफ द रीइंफोर्समेंट को बचाएगा और थोड़ा बहुत शियर रजिस्ट करेगा, ठीक है। अब इसमें डायामीटर कैसे देते हैं, तो जो भी मेन डायामीटर थी, ये वाली जो मेन वाले रीइंफोर्समेंट की डायमीटर थी, इसमें जो सबसे बड़ी वाली डायमीटर है उसको 4 से डिवाइड कर दो, या तो फिर सेकंड नंबर पे 6 mm। सिर्फ ये दोनों क्राइटेरिया इंडियन स्टैंडर्ड कोड IS 456 यूज़ कर रहे हो, तो अगर तुम डक्टाइल डिटेलिंग भी यूज़ कर रहे हो जो कि IS 13920 है, तो इसमें इन तीनों क्राइटेरिया की यूज़ करना होगा, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम ऑफ इन तीनों में से जो भी आ रहा हो वो, अभी अगर IS कोड यूज़ करें तो ये दोनों, मतलब कि कॉलम है उसका मेन बार में जो सबसे बड़ी वाली बार है उसको 4 से डिवाइड करो, या तो 6 mm, दोनों में से जो भी बड़ा है, ठीक। डक्टाइल डिटेलिंग हो रही है जो कि 13920 है, तो फिर आप 8 mm को भी जोड़ दोगे। यार मेरे को एक बात समझ में आई कि मैं फालतू में IS कोड रट रहा था पहले, अब ये चीज़ के चक्कर में मेरे को पता चल गया कि डक्टाइल डिटेलिंग का IS 13920 होता है, मतलब मुझे ऐसा रटना नहीं पड़ेगा अलग से। जो पहले मैंने एक जगह कोड लिखे थे सारे रटता था, आज एक भी याद नहीं है, तो बस ठीक है। बाकी स्पेसिंग कैसे देंगे, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन दे दो, या तो 16 टाइम्स ऑफ मेन डायमीटर दे दो, या तो 300 mm दे दो, ठीक है। ये मिनिमम डायमीटर लेना बोला, ठीक है। इन एनी केस 300, हाँ मतलब किसी भी केस में 300 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब इन सबका मिनिमम वाला केस है। स्पेसिंग में मिनिमम, उसमें मैक्सिमम। तो मैं एक बार हम बंद करके वापस बोलूँगा जस्ट टू रिवाइज कि अपनी जो क्या बोलते हैं लेटरल टाइज, उसमें डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन में हम क्या दे सकते हैं, तो उसके डायमीटर, उसकी स्पेसिंग। डायमीटर क्या है, तो डायमीटर इज़ जो भी मेन बार्स हैं उसमें जो सबसे बड़ी वाली उसको 4 से डिवाइड कर दो, या तो फिर 6 mm अगर IS कोड है तो इन दोनों में से मैक्सिमम, और अगर अपन डक्टाइल डिटेलिंग कर रहे हैं जो कि 13920 है उसको अगर यूज़ किया तो उसमें 8 mm वाला क्राइटेरिया भी आ जाता है। सही ना, सही ना, हाँ सही है। इन तीनों में से मैक्सिमम। और अगर अपने को स्पेसिंग डिसाइड करनी, तो स्पेसिंग डिसाइड करने के लिए क्या था, स्पेसिंग डिज़ाइन करने के लिए लेटरल डायमेंशन, हाँ लीस्ट लेटरल डायमेंशन होना चाहिए मेन डायमीटर में जो है मिनिमम डायमीटर। अच्छा ठीक है, ये मेरे को याद नहीं है भाई, इसको तो टिक मारना पड़ेगा ब्रो, ये दिमाग से निकल जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी मेन डायमीटर है, लेकिन उसमें सबसे छोटी वाली, उसमें मेन डायमीटर है सबसे बड़ी वाली, ठीक है। उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी हालत में 300 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब ये है स्पेसिंग ऑफ लेटरल टाइज डक्टाइल डिटेलिंग वाले उसमें, तो ये बीम है, ये कॉलम है। बीम में क्या होता था, 2D डिस्टेंस तक अपन पास पास में देते थे, ठीक है। यहाँ पे L0 डिस्टेंस तक पास पास में देते हैं, ठीक है। क्या लिखा है, वही वही वाली बात लिखी है, ठीक है। क्लोज लेटरल टाइज आर प्रोवाइडेड नियर एवरी जॉइंट, इसको स्पेशल कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट कहते हैं। भाई ये तो मेरे को नहीं ही पता था दूर दूर तक, स्पेशल कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट कहते हैं, इसका नाम है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में SCR लिख रहे हैं। तो अब कंपैरिजन क्या है कि अगर तुम्हारे पास कॉलम है और तुम्हें स्पेसिंग करना है SCR स्पेशल कन्फाइनिंग रीइंफोर्समेंट के तहत, तो ये जो है मिनिमम ऑफ B/4 6 टाइम ऑफ मेन रीइंफोर्समेंट छोटा वाला, और या 100 mm शुड नॉट बी लेस देन इन तीनों में से, ठीक है। और मिनिमम के लिए ये है, मैक्सिमम के लिए D, या तो फिर क्लियर हाइट बाय 6 या 450। भाई ये वाले प्रोविज़न तो दिमाग से निकल जाने, इसको बार बार देखना पड़ेगा। अच्छा हाँ, याद रखने के लिए बीम और कॉलम का एक कंपैरिजन है कि मिनिमम के लिए क्या था स्पेसिंग वाले टर्म में B/4, तो यहाँ D/4 है, यहाँ पे 6 टाइम मेंस है, यहाँ पे 8 टाइम मेंस था, यहाँ पे 100 mm, यहाँ पे 100 mm,
ठीक है। और इसमें एक और था कि मान लो तुमने डिज़ाइन किया तो तुम्हारा डिज़ाइन इनमें से छोटा आ गया, तो फिर वो वाला ले सकते हो। तो उसमें 3 के अलावा चौथा भी था, लेकिन इसमें B/4 6 टाइम्स मेन और 100 mm ली ना। हाँ ब्रो यही है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अभी पहली बार पढ़ा ना, हो जाएगा। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ कॉलम बाय लिमिट स्टेट मेथड। अरे भाई बैठे बैठे थक गए। डिज़ाइन ऑफ कॉलम बाय लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो ऑल दी अजम्पशंस ऑलरेडी डिस्कस्ड फॉर दी बीम। ठीक है, हाँ तो इसमें डिज़ाइन ऑफ कॉलम जितने भी अपन ने बीम में डिस्कस किए हैं 38.1 A से लेके E के बीच में, वो सारे, बस F वाला नहीं लेंगे। F वाला कौन सा है कि मैक्सिमम स्ट्रेन जो है टेंशन स्टील में वो फेलियर के दौरान 0.002 प्लस 0.87 FY ये सारे, हाँ मतलब ये ठीक है, ये नहीं है, इसको छोड़ के बाकी है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम वाला मैक्सिमम स्ट्रेन ये वाला होना चाहिए। डिज़ाइन स्ट्रेस ये है, स्टील और टेंशन स्ट्रेंथ ऑफ हाँ ठीक है, करेक्ट मान के चलिए। उसके बाद स्ट्रेस इन रीइंफोर्समेंट, ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन ठीक है, वो टेबल से कर लिया। कॉलम में क्या है कि मैक्सिमम स्ट्रेन क्या होगा, तो अपन ने इसमें इसका 39.1 का प्रोविज़न ये है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन एक्सियल कंप्रेशन इज़ 0.02। भाई ये हर एक कीवर्ड इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक्सियल कंप्रेशन मतलब कि कुछ एसेंट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए, उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन 0.02 होना चाहिए। अब ये स्ट्रेन डायग्राम सीधा सीधा ऐसा बनेगा, एक्सियल कंप्रेशन है तो सब जगह बराबर, कोई वो मूवमेंट नहीं। वहीं पे स्ट्रेस डायग्राम ऐसा बनेगा जो कि 0.45 FCK होगा, क्योंकि हमको पता है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ऐसा होता है। सब सेफ्टी FT लेने के बाद 0.45 FCK होता है, जो कि 0.02 के बाद स्ट्रेट होता है, तो यहाँ पे भी वो ही वैल्यू रहेगी, इसलिए यहाँ पे 0.45 FCK है। ऐसी हवा में रटना नहीं है, लॉजिक है तो वो लॉजिक ये है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एरिया ऑफ कंक्रीट कैसे निकलेगा, तो B/D माइनस एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन कर देंगे। ठीक है, टोटल कंप्रेसिव फोर्स क्या हो गया, अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ बीम। तो P कैसे निकलेगा, अल्टीमेट मैक्सिमम एक्सियल लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम। ठीक है, अल्टीमेट क्योंकि सबसे ज़्यादा इसलिए U लगा हुआ है, मैक्सिमम एक्सियल लोड है क्योंकि यहाँ पे कोई एसेंट्रिसिटी नहीं है, कैरिंग कैपेसिटी उसके लिए CC प्लस समेशन ऑफ, समझ जाओ यार, कंक्रीट के अंदर स्टील के अंदर, कंक्रीट के अंदर स्ट्रेस इनटू एरिया वही फोर्स बनेगा 0.45 FCK इंटू AC और समेशन ऑफ FSC बाय AS, और FSC अपना यही है। ठीक है, स्ट्रेसेस इन स्टील कंप्रेशन। ठीक है, क्योंकि भाई कॉलम है, कंप्रेशन होगा और क्या होगा, फट से हो गया ये भी कंप्लीट, मतलब ये लॉजिकल वाला था। ठीक है, अब ये कंक्रीट की बात की, अब ये स्टील में क्या हो रहा है, स्ट्रेन क्या होगा भाई, दोनों स्टील और कंक्रीट साथ में ही है, तो फिर 0.02 स्ट्रेन इसमें भी होगा। अब हमको इतना पता है कि इसके स्ट्रेस स्ट्रेन में 0.00108 पे ऐसा होता है, उसके बाद यहाँ पे ये होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, माइल्ड स्टील में क्या हो रहा है कि डिज़ाइन स्ट्रेस वैल्यू अपनी 0.87 FY है FE250 के लिए, FE415 के लिए वही अपने को इंटरपोलेट करना पड़ेगा, जिसकी वैल्यू आ रही है कुछ इतनी FE415 के लिए, ये इस टेबल से सब पता चल जाएगा। अब इसी में अपन ने 415 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो जो कि बन गया ये। अब ये पता यार, ये बड़ा, ये समझ में आना चाहिए, आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। मेरे को आ गया तो वैसे ही लंबा हो रहा है ये, खैर पता नहीं, यू नेवर नो। और FE500 के लिए भी ऐसे निकाल दिया, तो 0.746 FY, 0.789 FY और 0.87 FY। कहने का मतलब कि कोड ये कहता है, इतना नाटक नहीं करने का, कुछ ऐसी वैल्यू लो कि सब में सेफ हो जाए। ठीक है, तो इतनी मिनिमम वैल्यू लेनी चाहिए, तो उसने ले लिया 0.75 FY स्टील के लिए। कंक्रीट के लिए यहाँ समझ लिया अपन ने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व वाला, और स्टील के लिए अपन ने यहाँ समझ लिया। कंक्लूजन ये, इतनी देर मेहनत करने के बाद कंक्लूजन यही निकला। ठीक है, तो फाइनल फार्मूला क्या बनता है, फाइनल फार्मूला बनता है PUZ, जो कि तुमको पता है PUZ कितना बड़ा नाम है। ठीक है, 0.45 FCK इंटू SC, 0.75 FY ASC। ठीक है,
और यहाँ पे ये एरिया ऑफ कंक्रीट यहाँ लिख देंगे, नेट है, ठीक है। और मिनिमम लोड और हाँ, यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि अभी कोई मूवमेंट नहीं है, कोई एसेंट्रिसिटी नहीं है, बल्कि ऐसा होता नहीं है। तो दिस फार्मूला इज़ वैलिड जब मूवमेंट ज़ीरो मान के चल रहे हैं हम दोनों साइड, ठीक है। लेकिन डिज़ाइन क्या बोलता है तरीके से कि तुमको डिज़ाइन एक्चुअली लोडेड कॉलम के जब तुम्हें डिज़ाइन करना होगा तो मिनिमम मूवमेंट के लिए तो करना ही होगा। तो इफ़ मिनिमम एसेंट्रिसिटी तुम्हारी लेस देन 0.05 ऑफ लेटरल डायमेंशन है तो ई मिनिमम एक्स एक्स हो जाएगा, ये शुड बी लेस देन इक्वल टू 0. ये वाला ये। और तीसरा, इफ़ कॉलम इज शॉर्ट, तो मतलब ये दोनों चीज़ें लेस देन 12 होनी चाहिए। तो अपना फाइनल फार्मूला क्या बनता है, पी यूज इक्वल टू 0.40 एफ सी के, 45 नहीं 40 एफ सी के ए सी प्लस 0.67 एफ वाई ए एस सी। ये तीन कंडीशन फॉलो होगी जब जाके ये फार्मूला लगेगा। अब कहने का मतलब यहाँ पे इस सेंटर से ऊपर चले गए ई एक्स ये वाला, तो नीचे भी आ गए ई एक्स, इधर चलेगा ई वाई, इधर चलेगा ई वाई, मतलब इस एरिया के अंदर तुम कहीं पे भी लोड लगा सकते हो, ये सब फुलफ़िल कर देगा इस एरिया के अंदर, ठीक है। कहीं पे भी लोड लगा, इधर 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 ये शेडेड एरिया के अंदर कहीं भी होना चाहिए। फिर आ गया यहाँ पे एक सवाल वही है जो अभी तक पढ़ा है उसी का एप्लीकेशन है, और यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एप्लीकेशन वाली बात। तो वही है यार, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, फॉलो यही स्टेप करिए कि यहाँ पे एल एक्स नॉट एल वाई नॉट सबसे पहले निकालना था, जो अपन ने कॉन्सेप्ट के स्टार्टिंग में यही देखा था, तो सबसे पहले यही निकाला है, ये निकाल दिया जैसे ही। उसके बाद इसकी ये निकाला है क्यों, क्योंकि अपन को यहाँ से इफेक्टिव लेंथ निकालनी थी। इफेक्टिव लेंथ निकालने के बाद अपन ने सिलेंडरनेस रेशियो निकाला। पूरी मेहनत बस इसी चीज़ के लिए की, ये दोनों स्टेप सिर्फ इसके लिए हुई हैं, ठीक है। अब उसके बाद अपने को यहाँ से मिनिमम एसेंट्रिसिटी का फार्मूला यहाँ पे पता चलेगा। इस मिनिमम एसेंट्रिसिटी से अपन ने निकाला क्या, यहाँ से मिनिमम एसेंट्रिसिटी इसकी निकाली, यहाँ से कंडीशन फॉलो हो गई, ओके। यहाँ से एक और बार इटरेशन वगैरह करने पड़ेंगे, लेकिन वो हो गया था, मतलब वो सर क्वेश्चन दे रहे थे तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे हुआ था, जो भी है। तो बाद में डायमेंशन चेंज करके हो गया। वो करने के बाद अपन ने फार्मूले में वैल्यू पुट करी, फार्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद ए एस सी अपने को मिला। ए एस सी निकालने के बाद अपन ने परसेंटेज ऑफ स्टील निकाला। परसेंटेज ऑफ स्टील जैसे ही अपने को मिला इतना, जो कि चेक किया ना अपन ने, क्यों चेक किया, क्योंकि अपने को यहाँ से चेक करना था किस चीज़ का, यहाँ पे शॉर्ट कॉलम आया था ना, तो अपने को यहाँ से मिनिमम स्टील चेक करना था उसका, मिनिमम स्टील तुम प्रोवाइड कर रहे हो कि नहीं। मिनिमम स्टील ब्रो, हाँ, तो शॉर्ट कॉलम में मिनिमम स्टील तुमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और मैक्सिमम स्टील के रेंज के अंदर है, तो यहाँ से अपन ने रेंज चेक कर ली कि मिनिमम मैक्सिमम के अंदर है, ठीक है। और अपन ने वही बोला था अभी 4 के टर्म में देने की, कॉलम में अपने को देना ही है, जनरली 4 के मल्टीपल में देते हैं, यहाँ से सॉल्व करके निकाल दिया, कूल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डिज़ाइन ऑफ लेटरल टाइज। अब लेटरल टाइज में अपन क्या डिज़ाइन करते हैं, डायमीटर स्पेसिंग, डायमीटर मेन वाला जो होता है उसमें जो मैक्सिमम वाला है उसको 4 से किया, यहाँ से ये लगा दिया, या तो 6, और क्या, और स्पेसिंग वाला, ये वाला यार पोर्शन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। फाइनल आंसर है, मतलब बहुत सीधी रटी रटाई प्रोसेस है, मेरे को तो यही लगता है, आराम से हो जाएगी। सर्कुलर कॉलम की डिज़ाइन जब अपनी करनी थी, तो सर्कुलर कॉलम 2 तरीके से डिज़ाइन हो सकता है, या तो जो अपनी लेटरल, ये सर्कुलर कॉलम में अपनी जो लेटरल टाइज है वो सारी सेपरेट रहें, तो इस प्रोविज़न के तहत सिलेंडरनेस रेशियो अगर लेस देन 12 आ रहा है, जो कि इफेक्टिव लेंथ बाय डायमीटर है, उसके बाद ई मिनिमम जो है यहाँ पे एल नॉट, यहाँ पे डी आ जाएगा, शुड बी लाइक दिस। और यहाँ पे अपन ने वही कॉलम वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया जिसमें डायमीटर का वही है, मतलब पूरी डिज़ाइन यहाँ पे एग्जैक्टली सेम है, कॉपी पेस्ट, बस वही डी और डी नहीं है, सीधा डायमीटर है। और अगर दूसरी अपन देखते हैं हेलिकल, तो हेलिकल के कुछ प्रोविज़न है जो पता होने चाहिए। सबसे पहले लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी है 5%, मतलब इसमें इंक्रीज़ कर दो 5% से, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, वही सेम फार्मूला है, अपन ने 5% से बढ़ा दी, ठीक है। अब यहाँ से मेन रीइंफोर्समेंट डिज़ाइन हो जाएगा। हेलिकल रीइंफोर्समेंट कैसे डिज़ाइन करेंगे, तो उसके लिए यहाँ फॉर्मूला है 0.36 डॉट एफ सी के बाई एफ वाई इंटू ग्रॉस एरिया बाई एरिया ऑफ कॉन्क्रीट -1 लेस देन इक्वल टू वी एच बाई वी सी। अभी वी एच बाई वी सी क्या है वो आगे समझाया है। द वैल्यू ऑफ द पिच
ऑफ द हेलिकल रीइंफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन, ये 4 चीज़ें। तो ये जो पिच होता है, पिच, ठीक है, पिच मतलब कि दो दो वो चक्कर बोल दूँ, 2 चक्कर के बीच का डिस्टेंस। यार वो इतना अंग्रेजी आ रही होती तो फिर कुछ और ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो पी जो है वो पिच जो है 75 mm से शुड नॉट बी लेस देन 75 mm। और फिर ये 3 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ हेलिकल DC/6, ये कोर है, डायमीटर ऑफ कोर, ये डायमीटर ऑफ कोर है /6, और 25 mm शुड नॉट बी लेस देन इक्वल टू 75 mm, ग्रेटर। अच्छा ये पहला है, ये दूसरा है, तीसरा चौथा। लेस देन इक्वल टू 75 mm, लेस देन इक्वल टू कोर का डायमीटर/6, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 टाइम्स डायमीटर ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स बोलते हैं, हेलिकल लिख दिया मैंने, हेलिक्स। और ग्रेटर देन 25 mm, ये शुड नॉट का को आ रहा है, देखो पता नहीं, ठीक है। अब डी जो है टोटल डायमीटर, ये ग्रॉस डायमीटर, ठीक है। उसके बाद इसका एरिया कैसे निकलेगा, π/4 डायमीटर स्क्वायर। कोर क्या हो गया, तो ये आउटर वाला जो यहाँ पे है ना, मतलब अपन कवर माइनस कर दो, तो D - 2 टाइम्स ऑफ क्लियर कवर। जनरली 40 mm लेते हैं तो माइनस कर देने का। 40 mm क्यों लेते हैं, इसका भी बहुत क्लियर लॉजिक है जो हमारे नोट्स में है, लेकिन कुछ और भी ले सकते हैं, बट अपने को पता होना चाहिए ये, ठीक है। उसके बाद अपना क्या हो गया, डायामीटर ऑफ हेलिक्स, ठीक है। तो डायामीटर ऑफ हेलिक्स क्या होता है, DC, इसका सेंटर से सेंटर डिस्टेंस होता है, सेंटर से सेंटर। कोर का आउटर होता है, हेलिक्स का सेंटर से सेंटर होता है। तो मतलब कि बाहर का जो ये कोर है और हेलिक्स का डायमीटर माइनस कर दो, तो ये हो गया। अब इतने नौटंकी करी क्यों, ये VH और VC समझने के लिए। अपने को यहाँ पे सब कुछ पता है, ये AG, ये VH VC, ये अपने को पता करना है। VH क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ द हेलिकल रीइंफोर्समेंट इन सेम 1 मीटर लेंथ ऑफ द कॉलम। तो कोई भी 1 मीटर की लेंथ ऑफ कॉलम में अपन चेक करेंगे कि वॉल्यूम कितना है। तो नंबर ऑफ टर्न्स कैसे निकलेंगे, 1000/P, वैसे कुछ जैसे वो थ्रेड वाला वो यूनिटरी मेथड निकाली थी ना अपन ने, 1 मीटर में कितनी थ्रेड है, वो स्टेप्स हैं, ठीक है। वैसे ही VH क्या हो गया, तो लेंथ ऑफ हेलिकल इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, और नंबर ऑफ टर्न्स, लेंथ इन 1 टर्न इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। नंबर ऑफ टर्न्स होगा ये, एक में लेंथ इतनी है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इतना है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ वॉल्यूम होता है, और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, ये मिल गया, वो मिल गया। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू डाल देंगे। VH पता चल गया, VC क्या है, तो VC इसमें ये है वॉल्यूम ऑफ कोर। तो वॉल्यूम ऑफ कोर कैसे निकलेगा, अपन ने ग्रॉस का एरिया निकाला, कोर का एरिया निकाल लिया, क्योंकि डायमीटर ऑफ कोर अपने को पता है, तो एरिया ऑफ कोर निकाल दिया। कोर का एरिया पता है, तो उसको 1 मीटर की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम ही हो जाता है। तो यहाँ से ये निकल गया, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा मैं। अब मेरे को नहीं लगता कि मैं अभी सॉल्व कर पाऊँगा, क्योंकि भाई मैं ऑनेस्टली जब मैंने पोस्ट डाला था तो 7.5 घंटे थे, लेकिन मैंने 8 घंटे, कुछ 8 घंटे, अब बटन दब गया तो ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ 8 साढ़े 8 घंटे आज हुई है पढ़ाई, ठीक है। और ये हो गया है रिवीजन, तो मतलब 43 मिनट्स कुछ हुए हैं, तो मतलब कायदे से सही से रिवीजन हो गया है। नहीं लगना चाहिए टाइम, मेरे इससे और कम भी लगना चाहिए, लेकिन अभी तो मैंने इसको बस बोला है। अभी मैं ये वीडियो बंद करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन सॉल्व हो गए मतलब कि अपने को आ गया समझ में। बाकी धीरे धीरे पुराना भी रिवाइज करना ऐसे ही चालू करूँगा, क्योंकि यार वही बात है ना कि दोस्त होना इम्पोर्टेंट है। वैसे बहुत कम चांसेस होंगे कि कोई आखिरी तक रुका होगा, लेकिन ठीक है भाई, लेट्स सी। चलो गाइस, बाय बाय।